नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल KNC कुसुम नेट क्लासेस में। तो साथियों, लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से संभव हो सके। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हम लोग क्या बात कर रहे थे। यदि आप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने मौर्यन डायनेस्टी के पतन के बाद एक नए चैप्टर की शुरुआत की थी जिसको पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। तो पोस्ट मौर्यन फेज में हम लोग मुख्य तौर पे 5-6 राजवंश के बारे में पढ़ना था, जिसमें हम लोगों ने बात किया था इंडो ग्रीक्स के बारे में यानी हिंद यवन शासकों के बारे में। उसके बाद शुंग एवं कण्व के बारे में बातें हुई थी। उसके बाद हमने बात किया था शक एवं क्षत्रप के बारे में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। उसके बाद एक अन्य लेक्चर में हम लोग पॉलिटिकल हिस्ट्री के तहत कुषाण राजवंश को कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद संगम लिटरेचर बचेगा, उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स और पोस्ट मॉडर्न आर्ट एंड गांधार मथुरा एंड अमरावती स्कूल, और इसी लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कलिंग का चेदी राजवंश, ठीक है। तो चलिए, हमारे साथ कुछ ऐसे मित्र भी जुड़े हैं जो कि इंडियन कल्चर से UGC नेट की तैयारी करते हैं। तो देखिए साथियों, आपके सिलेबस में और इतिहास के सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बहुत कुछ माइनर फ़र्क है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। यदि आप अपने सिलेबस के यूनिट 5 वाले हिस्से में जाएंगे, या इंडियन कल्चर का सिलेबस है, इसका नाम है मौर्यन एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड। और देखिएगा, आप ध्यान से एक एक टॉपिक सुनिएगा। आइडियाज़ एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यानी विचार एवं संस्थाएँ। उसके साथ साथ सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, अशोक का धम्म, स्क्रिप्ट यानी उस समय की लिपि, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और खरोष्ठी स्क्रिप्ट। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्वेजन यानी विदेशी आक्रमण का प्रभाव। और उसके बाद है आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद पोस्ट मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। उसके बाद है कुछ ग्रंथ हैं, जैसे लिटरेचर में है अर्थशास्त्र है, मनुस्मृति है, नाट्यशास्त्र है, पंचतंत्र है, बुद्ध चरित है, सौंदरानंद है, साइंटिफिक अचीवमेंट्स है। उसके बाद नागार्जुन, सुश्रुत एंड चरक, एजुकेशन सिस्टम एंड सेंसस, संगम एज सोसाइटी, कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट विथ आउटसाइड वर्ल्ड। अब ध्यान से इसको आप इतिहास के सिलेबस से आप मिला करके देखो। जैसे पोस्ट मॉडर्न फेज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले यदि आपने मॉडर्न फेज को पढ़ा होगा, यदि आपने नहीं पढ़ा है तो चैनल के होम पेज पे जाइए और वहाँ से आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। मौर्यन डायनेस्टी के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ पर सारा का सारा लेक्चर, लगभग 10 लेक्चर आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक एक करके मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यदि आप वहाँ पर जाएंगे तो हमने वहाँ पर बात किया था बहुत विस्तार में उसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आइडियाज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, उस समय जो भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ था उसके बारे में। उसके बाद आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में बातें हुई थी। यानी लगभग इंडियन कल्चर का जितना भी सिलेबस है, एक एक यूनिट इतिहास के साथ भी कवर हो रहा है। इसीलिए आप इंडियन कल्चर से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बिंदास रहिए, आप इस लेक्चर को देखिए और आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आपका सिलेबस भी इसमें कवर होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक करके हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद पोस्ट मॉडर्न फेज में जब आओगे तो आप पोस्ट मॉडर्न फेज का UGC नेट हिस्ट्री का सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ें मिलेगी। जैसे संगम लिटरेचर, संगम सोसाइटी है, उसके बाद संगम कालीन अर्थव्यवस्था है, उसके बाद संगम कालीन वैदेशिक संबंध है, उसके बाद उस दौर में जो व्यापारिक संबंध चल रहा था अन्य देशों के साथ उसके बारे में पढ़ना है। फिर पेंटिंग के बारे में पढ़ना है। 3 स्कूल हैं मुख्य तौर पे, कौन कौन? एक तो आप गांधार कला है, दूसरा है मथुरा कला और तीसरा है अमरावती स्कूल, ठीक है। तो अमरावती स्कूल के बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखो पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर दरअसल पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं पढ़ना इंडियन कल्चर में, अंतर बस यही है कि इसमें पॉलिटिकल हिस्ट्री भी कवर करना है। तो ध्यान रखिएगा, यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। आप घबराइए नहीं और आप हमारे साथ मिलकर जुड़िए और आप अपनी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से कीजिए। तो चलिए साथियों, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं सातवाहन वंश के बारे में और चेदी वंश जो कि कलिंग का वंश है, ठीक है। तो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे दें सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश, सातवाहन वंश के बारे में कुछ जानिए कि ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा पूर्व का मतलब है
प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व यानी फर्स्ट सेंचुरी एडी में, ठीक है ना, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में, ठीक है, किस हिस्से में, महाराष्ट्र के हिस्से में। आप देखिए यह सातवाहन राज्य है, इसलिए मुझे मैप बनाने नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया, ठीक है। यह सातवाहन साम्राज्य का हिस्सा है, इसमें नासिक है, इसमें कौन कौन से प्लेस आते हैं एक एक करके उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे यह जो हिस्सा है यह नासिक का है, उसके बाद है इसमें सूरत है, ताप्ती नदी का हिस्सा है, कृष्णा है, गोदावरी नदी का हिस्सा है, और बम्बई इसका हिस्सा नहीं है साथियों, ठीक है। यानी महाराष्ट्र का ही मुख्य इलाका है, ठीक है, और प्रतिष्ठान है इसमें नासिक है। यह तमाम सारे जगह जो हैं वह सातवाहनों के साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। तो विंध्य का क्षेत्र, यह जो विंध्य का क्षेत्र है यहाँ पर प्रथम सदी बीसी में यानी कि फर्स्ट सेंचुरी बीसी में दो महत्वपूर्ण शक्तियों का उदय होता है, यानी दो नए राजवंश उभर कर सामने आते हैं। पहले का नाम है कलिंग का चेदी जो कि दक्षिण भारत के हैं, और दूसरे का नाम है सातवाहन जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए कब, फर्स्ट सेंचुरी बीसी में विंध्य पर्वत के हिस्सों में दो अन्य या दो प्रमुख राजवंशों का उद्भव होता है। पहले को कलिंग का चेदी राजवंश कहते हैं और दूसरे को सातवाहन राजवंश या आंध्र सातवाहन के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यदि आप हमारे पुराने लेक्चर को देखोगे तो हम आपको बार बार बताते हैं कि हम लोग किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में जब पढ़ेंगे या फिर किसी भी स्पेशल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे तो उसके लगभग 5 से 6 आयामों पर बारी बारी से एक एक करके विस्तार में चर्चा करेंगे। जैसे उसके सोर्सेज के बारे में, जैसे उसके ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन के बारे में, जैसे उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, उसके साथ साथ उस समय की समाज एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, व्यापारिक संबंध के बारे में बात करेंगे, वैदेशिक संबंध के बारे में बात करेंगे, उसके साथ साथ मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और फिर होल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे। तो आइए हम लोग उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बात करेंगे। कैसे? सबसे पहले सोर्सेज के बारे में, उसके बाद ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री, फिर सोसाइटी, फिर कल्चर, एक एक करके सभी के बारे में बातें होंगी। तो सबसे पहले आप लिखें सोर्सेज, ठीक है, सोर्सेज फॉर द स्टडी ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। चलो सबसे पहले नंबर पे लिखें, सबसे पहला है नागनिका के द्वारा, ठीक है, नागनिका के द्वारा जारी किया गया नानाघाट लेख, ठीक है। नानाघाट दरअसल महाराष्ट्र के पूना जिले में एक जगह है, वहां पर एक लेख जारी किया गया था, किसके द्वारा? नागनिका के द्वारा। और नागनिका दरअसल इसकी पत्नी का नाम है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे श्री शातकर्णी, जिसको आप शातकर्णी प्रथम के नाम से जानते हो, जो कि सातवाहन वंश का प्रथम महान सम्राट के नाम से जाना जाता है। उसी की पत्नी का नाम है नागनिका। तो नागनिका ने एक अभिलेख जारी करवाया था, कहाँ? महाराष्ट्र के पूना में, महाराष्ट्र के पूना जिले के नानाघाट नामक जगह पे, इसीलिए इसको नानाघाट लेख कहते हैं। और इसमें सातवाहन काल के प्रारंभिक इतिहास, उनके समाज एवं संस्कृति के बारे में जानकारी प्रदान की गई है। उसके बाद देखिए दूसरा सोर्स है हमारे पास गौतमी पुत्र शातकर्णी, ठीक है, यह सातकर्णी है, ध्यान रखना। शातकर्णी जब कभी भी नाम आए तो वह सीधा का सीधा उसका रिलेशन होगा सातवाहन डायनेस्टी के साथ, ठीक है। तो गौतमी पुत्र शातकर्णी ने एक लेख जारी करवाया था, दरअसल नासिक से, ठीक है, और नासिक से इसके समय के 2 लेखों की जानकारी प्राप्त होती है, और इनके लेख से भी सातवाहन काल के राजनीति एवं समाज के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं, और तीसरा सोर्स है गौतम बलश्री, ठीक है। गौतम बलश्री यह दरअसल नासिक गुहालेख इन्होंने जारी करवाया था। गौतम बलश्री लेडी का नाम है, यह दरअसल गौतमी पुत्र शातकर्णी की माता श्री का नाम है, ठीक है। तो इन्होंने एक लेख जारी करवाया था, गुफा लेख, जिसको नासिक गुफा लेख के नाम से जानते हैं। इसमें दरअसल बातें की गई है कि जब सातवाहन डायनेस्टी का एक ब्लैक पीरियड चलता है, किसके बाद? इसके बाद, यानी कि शातकर्णी प्रथम के बाद इसका एक ब्लैक पीरियड चलता है, उसके बाद फिर से सातवाहनों का उद्भव होता है। तो उसके बारे में जानकारी प्रदान की गई है कि किस तरीके से फिर से किसने? गौतमी पुत्र शातकर्णी ने सातवाहनों को इकट्ठा किया और उसके बाद लड़ाई जीता और साम्राज्य का विस्तार किया। उसके बाद देखिए
वशिष्ठी पुल्लुमावी एक इनके उत्तराधिकारी हुए, किनके? गौतमी पुत्र सातकर्णी के बेटे हैं। इन्होंने एक लेख जारी करवाया था, नासिक गुहा लेख। उसके बाद वशिष्ठी पुल्लुमावी का ये कार्ले गुहा लेख, ठीक है, कार्ले भी कहाँ है? महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। उसके बाद यज्ञ श्री सातकर्णी, नासिक गुहा लेख। उसके बाद प्लिनी, यदि बाहर की बात की जाए तो प्लिनी ने अपनी किताब किसमें? नेचुरल हिस्टोरिकन में इसके बारे में चर्चा किया है। उसके बाद टॉलमी ने अपनी किताब ज्योग्राफी में। उसके अलावा एक किताब है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। इसके लेखक का नाम पता नहीं है दोस्तों, इसके लेखक के रूप में अज्ञात आता है, यानी इसके लेखक के नाम के बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है। लेकिन इस ग्रंथ से सातवाहन काल के व्यापारिक संबंधों के बारे में, उसके नौसेना के विकास के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो सातवाहन शासकों के द्वारा चैत्य का निर्माण करवाया गया, विहार का निर्माण करवाया गया, मंदिरों का निर्माण करवाया गया, उन सभी के अवशेषों से हमें इनके समाज एवं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यह तमाम सारी बातें सोर्सेज के बारे में थी। यदि आप सोर्सेज में आप इतना क्लियर कर लेते हो तो फिर एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। कुछ सोर्सेज होंगे जो आप अन्य किताब पढ़ेंगे, जैसे एंसेंट इंडिया पे किसी ने रिसर्च किया है, रिसर्च बुक को पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पर कुछ अलग फैक्ट भी मिलेंगे, 2, 4, 10, तो आप उसे हमें भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। लेकिन आप एंसेंट इंडिया की बेस्ट किताब केसी श्रीवास्तव मानी जाती है, आप उसको लेकर के चलते हैं हमारे साथ, तो लगभग उसमें इतनी ही सारी बातें की गई है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। चलिए फिर अब हम लोग बात करते हैं सातवाहन शासकों की उत्पत्ति के बारे में, उनका क्रिएशन कहाँ से हुआ, उनका उद्भव क्या हुआ, और उनके उद्भव को लेकर के भारत के लोग, भारत के इतिहासकार क्या कहते हैं। सबसे पहली बात, भारत का जो हिंदू टेक्स्ट है जिसका एक नाम है पुराण, पुराण में दरअसल इन्हें आंध्र, ठीक है, आंध्रभृत्य या आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्रभृत्य और आंध्र जातीय कहा गया है। आंध्र दरअसल आंध्र प्रदेश को ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे रहने वाली एक जाति थी, ऐसा कौन कहता है? ऐसा पुराण कहता है। उसके बाद कृष्णा तथा गोदावरी के बीच ये लोग निवास करते थे, इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें अनार्य कहा गया है। और ऐसा बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में अनार्य लोग रहते थे, ठीक है। अनार्य लोग कौन है आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आपने वैदिक काल के लेक्चर को देखा होगा तो चीज़ें आपके मन में बिल्कुल पूरी तरीके से स्पष्ट तरीके से समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो देखिए, कृष्णा तथा गोदावरी के बीच का जो हिस्सा है वही आंध्र प्रदेश का हिस्सा है, और वहीं पर ये लोग पहली बार इनकी उत्पत्ति होती है, इसीलिए ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें अनार्य कहा गया है। उसके अलावा महाभारत इनको मलेच्छ कहता है, महाभारत इनको मलेच्छ कहता है। मनुस्मृति इनको वर्ण संकर जाति और अंत्यज जाति, ठीक है, जो कि दो अन्य वर्णों के मिलने के, उन दोनों के संयोग से पैदा होता है, उनके संभोग से पैदा होता है। जैसे हमने आपको बताया था कि वर्ण संकर की उत्पत्ति कैसे हुई थी, एक तो अनुलोम विवाह और दूसरा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह क्या था? जिसमें मेल अपर कास्ट का और फीमेल लोअर कास्ट की, ठीक है। उसके बाद प्रतिलोम में इसका ठीक उल्टा था, यानी मेल लोअर कास्ट का और फीमेल अपर कास्ट की, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्शन निकला उसको हाइब्रिड कास्ट के रूप में काउंट किया गया। हिंदी में उसको वर्ण संकर जाति बोलते हैं। क्लियर है? चलिए, इतनी सारी बातें थी। स्मिथ दरअसल एक हिस्टोरियन हुए हैं, और स्मिथ और रैप्सन और आरजी भंडारकर, इन तीनों का मानना है कि यह लोग मूल तौर पे आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, आंध्र देश के रहने वाले थे। उसके अलावा भंडारक कहते हैं कि आंध्र में दरअसल ये लोग धांड्रकटक नामक जगह से थे, और स्मिथ का कहना है कि श्रीकाकुलम नामक जगह से थे। क्लियर है? इनके प्लेस के बारे में, इनके नाम के बारे में, इनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में इतना जाने आप तो बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। आगे बात करते हैं अब हम लोग इनके राजनीतिक इतिहास के बारे में, ठीक है। राजनीतिक इतिहास में दरअसल हम लोग उसी शासक को पढ़ेंगे जिसको आपको सिलेबस में शामिल किया गया है और जिससे आपका सवाल पूछा जाता है। लेकिन आप यदि हमारे पुराने लेक्चर को देखेंगे तो लगभग हम सभी शासकों को कवर करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि सवाल कहां से पूछ दिया जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको हर एक स्थिति में बैटिंग करने के लिए तैयार रखना होगा। इसलिए आइए फिर अब आप लोग सबटाइटल लिखें, हेडिंग दें पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। उसके बाद लिखिए, इनके फाउंडर के बारे में बताया जाता है कि सिमुक नाम का व्यक्ति
ठीक है, सिमुक नाम का व्यक्ति सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, और बताया जाता है कि सिमुक ने लगभग 23 वर्ष तक शासन किया था। और दरअसल इनके टाइम फ्रेम के बारे में बातें होती है तो कहा जाता है कि 60 ईसा पूर्व यानी 60 BC से लेकर के 37 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। और इन्होंने अपने पीरियड में, अपने शासन काल में जैन एवं बौद्ध धर्म का, ठीक है, जैन एवं बौद्ध धर्म के जो धार्मिक प्लेसेस होते थे, जो चैत्य होता था, जो स्तूप होता था, उसका निर्माण करवाया। ठीक है, किन्होंने? सिमुक ने। और इनके बारे में कुछ खास बातें नहीं है, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है कि यह सातवाहन वंश के फाउंडर के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है कर्ण। ठीक है, कर्ण का अर्थ है कृष्ण, इनका दूसरा नाम है कृष्ण। इनके बारे में बताया जाता है कि यह 37 ईसा पूर्व से लेकर के, ठीक है, 37 ईसा पूर्व से लेकर के 27 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। लगभग 18 वर्ष तक, लगभग 18 वर्ष तक शासन किया, ऐसा पुराण कहता है। लेकिन टाइम फ्रेम को लेकर चलोगे तो 10 ईसा मतलब यानी 10 साल का शासनकाल आपको देखने को मिलेगा। चलो, इनके बारे में खास बात क्या है? इनके समय में, ठीक है, एक गुहा लेख जारी किया गया था जिसका नाम है नासिक गुहा लेख। गुहा का अर्थ गुफा है दोस्तों, केव इंस्क्रिप्शन। ठीक है, केव इंस्क्रिप्शन। तो देखिए नासिक गुहा लेख दरअसल इनके एक महामात्र नामक अधिकारी थे। ठीक है, महामात्र क्या होता था? एक पोस्ट होता था, एक पद होता था। ठीक है, उस पद पर बैठा हुआ एक अधिकारी था जिसका नाम था श्रीमण। ठीक है, श्रीमण। श्रीमण ने एक अभिलेख जारी करवाया। ठीक है, वहां पर एक अभिलेख खुदवाया जिसको बोलते हैं नासिक केव इंस्क्रिप्शन अंग्रेजी में। ठीक है, चलो उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं और तीसरे शासक के रूप में आप देखिए श्री शातकर्णी हैं। ठीक है, श्री शातकर्णी। उससे पहले आप थोड़ा सा मैप को देखो। यह देखिए, यह बीच का जो हिस्सा है यह सातवाहन का राज्य है, और यह जो इसके उत्तरी हिस्सा जो है, उत्तर और पश्चिम का हिस्सा, यहाँ पर पश्चिमी शक क्षत्रप समकालीन रूप में यानी समकालीन दौर में शासन कर रहे हैं, जिनके बारे में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद देखिए बंगाल की खाड़ी, इधर श्रीलंका, इधर अरेबियन सी है, और नीचे में दरअसल चोल एवं पांड्य शासन कर रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में हम लोग संगम साहित्य में यानी संगम पीरियड जब पढ़ेंगे इसके बाद उसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए यह जो हिस्सा है, यह जो आप हिस्सा देख रहे हो, यहाँ पर दरअसल कुषाण राजवंशों का यानी कुषाण राजवंश का शासन चल रहा था। ठीक है, कुषाण के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप एरिया को देख लीजिए, यह कुषाणों का है, यह शक का है, यह सातवाहन का है, यहाँ पर चोल है, यहाँ पर पांड्य हैं। यदि आप मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत सारी आपको स्पष्ट होंगी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं। अच्छा, यह जो मैप है दरअसल 150 ईस्वी का, ठीक है, 150 AD का मैप है। यानी 150 AD में हमारा प्यारा भारत कैसा लगता था और उसमें कौन कौन से शासन कर रहे थे वह आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद बात करते हैं तीसरे शासक के बारे में, जिनके बारे में बताया जाता है कि सातवाहन वंश के प्रथम महानतम शासक यानी महान शासक हुए, जिनका नाम है श्री शातकर्णी। श्री शातकर्णी। ठीक है, यह पहले शासक हैं जिन्होंने शातकर्णी नामक उपाधि धारण किया था। शातकर्णी नामक उपाधि धारण किया था, पहला सवाल यहीं से आएगा। उसके बाद लिखिएगा इन्होंने अपना वैवाहिक संबंध अंग जनपद के, ठीक है, अंग जनपद के नागनिका, जिनको नायानिका नाम से भी जाना जाता है, की कन्या के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और स्थापित करके इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार अंग तक किया। ठीक है, उसके बाद देखिए इनके राज्य के बारे में बात करते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता है, बोला जाता है शातकर्णी प्रथम, क्योंकि यह पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शातकर्णी की उपाधि धारण की, इसलिए इन्हें शातकर्णी प्रथम भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, लिख लीजिएगा इसको भी। आगे बात करते हैं इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में बातें की जाए। इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में, अच्छा, इनके डेट को लेकर के दोस्तों हिस्टोरियंस के बीच में बहुत सारा डिस्प्यूट है, इसलिए आपसे भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। जहाँ पे डिस्प्यूट होता है वहाँ पर आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको टाइम फ्रेम को लेकर के बहुत सारा मतभेद है, क्लियरिटी नहीं है। उसके बाद बात करते हैं राज्य के बारे में, इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में। ठीक है, इनका साम्राज्य का विस्तार दोस्तों पश्चिमी मालवा से लेकर के अनूप एक जगह है जो कि दक्षिण भारत में नर्मदा नदी के तट पर लोकेटेड था।
उसके बाद देखिए विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है, महाराष्ट्र एवं गुजरात के पास का, उसके वहाँ तक किनके साम्राज्य का विस्तार था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि अभी तक जो सिमुक थे उनके साम्राज्य का विस्तार नहीं हुआ था। शातकर्णी पहले ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करवाया, इसलिए इनको सातवाहन वंश के प्रथम महान शासक के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं, इन्होंने सांची के तोरण पे, ठीक है, सांची के तोरण, तोरण क्या होता है, द्वार, ठीक है, वहां पर इन्होंने एक लेख खुदवाया, ठीक है, लेख खुदवाया किसके माध्यम से, वशिष्ठी पुत्र आनंद के माध्यम से, ठीक है, वशिष्ठी पुत्र आनंद इनके अधिकारी थे, उनके माध्यम से इन्होंने लेख खुदवाया। उसके बाद देखिए ऐसा बताया जाता है कि इनके समय में खारबेल का भी आक्रमण हुआ था, लेकिन खारबेल के साथ इनका संघर्ष चलता है, लेकिन खारबेल इनके ऊपर शासन स्थापित नहीं कर पाते हैं, बल्कि खारबेल को इनको चुनौती दिया जाता है इनके द्वारा, तो वह वापस दक्षिण भारत लौट जाते हैं। लेकिन कई सारे अभिलेख एवं सिक्कों से पता चलता है कि कलिंग नरेश खारबेल ने इनके ऊपर यानी इनके राज्य पर आक्रमण किया था, लेकिन जीत एवं हार की पुष्टि नहीं होती है, पर इतना बताया जाता है कि कलिंग नरेश वापस खारबेल लौट गए थे। क्लियर है। और यदि नहीं लौटते तो दोस्तों फिर यहाँ से तो सातवाहन वंश का नामो निशान ही मिट जाता, इसलिए ऑब्वियस सी बात है वह लौटे होंगे। चलो, इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और 1 राजस्व यज्ञ यानी 3 यज्ञ करवाया था। अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था दोस्तों, जिसमें एक घोड़े को छोड़ दिया जाता था और वह घोड़ा जहां तक जाता था वहां तक उस शासक का साम्राज्य विस्तार माना जाता था। यदि कोई व्यक्ति या कोई शासक यदि उस घोड़े को पकड़ लेता था तो वहां पर उस शासक को घोड़ा जिस शासक के द्वारा छोड़ा गया था उन दोनों के बीच में युद्ध होता था और उसके बाद निर्णायक लड़ाई से तय किया जाता था कि यह साम्राज्य किसके हिस्से में जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए, पुष्यमित्र शुंग ने भी करवाया था। उसके बाद इन्होंने राजस्व यज्ञ करवाया। जब राज्याभिषेक होता है राजा का तो वो लोग राजस्व यज्ञ करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इन्होंने सिक्कों पर उपाधि धारण की। उसके बारे में बताया जाता है कि दक्षिणा पथपति यानी इनके सिक्कों पे इनके उपाधि के बारे में चर्चा की गई है और पहला उपाधि है दक्षिणा पथपति, अर्थात यानी कि दक्षिण का दक्षिणेश्वर भी इनको बोला गया है। आगे यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। दक्षिणेश्वर यानी कि दक्षिण का यह मालिक है, दक्षिण भारत का। ठीक है, दक्षिण भारत की बात हो रही है, तो यानी कि दक्षिण भारत तक इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। उसके अलावा इन्होंने एक और टाइटल अडॉप्ट किया, अप्रतिहत चक्र, एक ही साथ है, अप्रतिहत चक्र। उसके बाद लिखते हैं, प्लिनी ने अपनी किताब नेचुरल हिस्टोरिका में एक शासक की चर्चा करता है और उस शासक का नाम है एल्डर सैरागोनस, एल्डर सैरागोनस। और इसके तुलना दरअसल वह बताता है कि एल्डर सैरागोनस ही दरअसल श्री शातकर्णी का नाम है। ऐसा कौन कर रहा है? ऐसा प्लिनी कर रहा है। कहाँ कर रहा है? नेचुरल हिस्टोरिका। और नेचुरल हिस्टोरिका क्या है? उसके द्वारा लिखी गई किताब है। चलिए, एल्डर सैरागोनस के बारे में बताता है कि यह मालवा का 7 नामधारी सिक्का, ठीक है, यानी कि इसकी चर्चा मालवा के 7 नामधारी सिक्कों पर प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए, इसकी राजधानी के बारे में प्लिनी कहता है कि इसकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, जो कि महाराष्ट्र का हिस्सा है। उसके अलावा इसके समय के एक नानाघाट इंस्क्रिप्शन प्राप्त होते हैं। उसमें बताया जाता है कि श्री शातकर्णी के जाने के बाद यानी इसके मृत्यु के बाद इसके 2 बेटे आए और उन 2 बेटों के नाम का जिक्र है, लेकिन दोनों के दोनों बेटे अवयस्क थे। नाम क्या है? नाम लिख लीजिए, वेदश्री और शक्तिश्री। ठीक है, लेकिन यह दोनों के दोनों अवयस्क हैं, इसीलिए इस दौर को बोला जाता है। इसके बाद सातवाहन वंश के दौर में एक ब्लैक फेज आता है, ब्लैक पीरियड ऑफ सातवाहन डायनेस्टी के नाम से उसे जाना जाता है, इसीलिए उसे बोला जाता है अंध सातवाहन का युग, क्योंकि इनके पास कोई शासक नहीं होते हैं और कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए इतिहास से यह बाहर निकल जाते हैं, इतिहास से इनको मिटा दिया जाता है। ठीक है, यानी अवयस्क शासक हैं, तो कहीं पर भी इनका साम्राज्य विस्तार नहीं हो रहा है, बल्कि ये लोग लुप्त हो चुके हैं। ठीक है, तब देखिए ब्लैक फेज ऑफ सातवाहन पीरियड लिख लीजिए और उसमें बताया जाता है कि लगभग 10 से 19 शासकों ने यानी 10 to 19 शासकों ने उस अंध सातवाहन के दौर में शासन किया, जिसमें मुख्य तौर पे 3 शासकों का नाम याद किया जाता है। कौन कौन? पहले का नाम है आपिलक, दूसरे का नाम है कुंतल और तीसरे का नाम है हाल। ठीक है, ध्यान से लिखिएगा।
आपिलक है और कुंतल है और हाल। आपिलक के बारे में बस इतना लिख सकते हैं कि आपिलक के समय का एक तांबे का सिक्का प्राप्त हुआ है जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि वह मध्य प्रदेश में शासन कर रहा था। उसके अलावा कुंतल सातकर्णी जो दूसरे शासक हैं कुंतल, इनके बारे में बताया जाता है कि कुंतल दरअसल सिर्फ और सिर्फ कुंतल प्रदेश का शासक था, इसीलिए इसका नाम कुंतल भी पड़ा। ठीक है। उसके बाद इसका उल्लेख दरअसल बादशाहन के किताब है कामसूत्र, उसमें भी इसकी चर्चा की गई है। उसके बाद 17वें शासक के तौर पे आते हैं हाल। ठीक है। हाल के बारे में कुछ खास बातें हैं, हाल के बारे में 2-4 पॉइंट है, आप लिख लीजिए। ठीक है। हाल दरअसल केवे राजा हैं? 17वें राजा। आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा सातवाहन वंश के 17वें राजा कौन थे? तो वह थे हाल। हाल दरअसल बहुत विद्वान था और इसके समय में इन्होंने विद्वानों को काफ़ी संरक्षण दिया। इन्होंने एक किताब लिखा था जिसका नाम है गाथा सप्तशती। ठीक है, गाथा सप्तशती। और उसके बाद इनके समय में गुणाढ़ नामक एक विद्वान ने एक अन्य किताब लिखी जिसका नाम है बृहत कथा। उसके अलावा शर्ववर्मन नामक एक विद्वान ने इनके समय में का तंत्र नामक एक संस्कृत ग्रंथ लिखा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हाल के पतन के बाद फिर एक नया दौर शुरू होता है सातवाहनों के इतिहास में, जिसको बोला जाता है सातवाहनों का पुनरुद्धार। ठीक है, पुनरुद्धार। अब इसमें कौन करेगा? दूसरी बार महान शासक के तौर पे उभरेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, एक नया शासक है जो आएगा और फिर से सातवाहन वंश का उद्भव करेगा और उसका साम्राज्य का विस्तार करेगा और सातवाहन वंश के सबसे महान सम्राट बनकर उभरेगा। तो आप हेडिंग दे दें गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है, एक चीज तो क्लियर होगा नाम से, गौतमी पुत्र का अर्थ क्या है कि इसके माता का नाम कहीं ना कहीं गौतमी होगा। ठीक है, चलो इसके बारे में टाइम फ्रेम लिख लो। 106 एडी से लेकर के 106 ईस्वी से लेकर के 130 एडी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद लिखे इनके पिता का नाम था शब स्वाति और माता श्री का नाम था गौतम बलश्री, इसीलिए इसका नाम है गौतमी पुत्र सातकर्णी। और यहाँ पर आप देखोगे गौतम बलश्री लेख। ठीक है, गौतम बलश्री के द्वारा एक लेख जारी करवाया गया था, नासिक गुहा लेख, नासिक केव इंस्क्रिप्शन। क्लियर है। अब इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में लिखिए दोस्तों। आप इनके साम्राज्य विस्तार के बारे में सुनकर आपको जरूर यह पता चलेगा कि यह बहुत ही महान सम्राट थे और साम्राज्यवादी शासक थे। इनके समय में सातवाहन वंश का सबसे ज़्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ, इसलिए इनको सातवाहन वंश के सबसे महानतम सम्राट के तौर पे काउंट किया जाता है। कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य का विस्तार था आप लिखें। पहला ऋषिक कृष्णा नदी तक इनका विस्तार था, अस्मक गोदावरी नदी तक, उसके बाद मूलक, ठीक है, मुलक्र या पैठन तक, सौराष्ट्र जो कि दक्षिण काठियावाड़ का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कुकुर जो कि पश्चिमी राजपूताना का हिस्सा है, वो अपरांत अनुपा जो कि नर्मदा नदी के तट पर लोकेटेड एक प्लेस था। उसके बाद विदर्भ महाराष्ट्र का हिस्सा, आकर मालवा का हिस्सा। कौन सा मालवा? पूर्वी मालवा को आकर बोलते थे और पश्चिमी मालवा को अवंती बोलते थे। तो यहाँ तक इनके साम्राज्य का विस्तार था। इसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो पारियात्र है जो कि पश्चिमी विंध्य का हिस्सा है, वहां तक इनका विस्तार था। उसके अलावा सह जो कि नीलगिरी के उत्तर का पश्चिमी घाट है। उसके अलावा मलय जो कि त्रावणकोर पहाड़ियों पर लोकेटेड है। उसके अलावा महेंद्र जो कि पूर्वी घाट का हिस्सा है, यानी कि, और उसके बाद एक और लिख लो ऋक्षवत, और यह मालवा के दक्षिण का विंध्य पर्वत का हिस्सा है। यानी आप इनके साम्राज्य विस्तार को देखकर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह बहुत ही महान सम्राट थे और बहुत ही बड़े इंपीरियलिस्टिक थे। चलो साम्राज्यवादी। उसके बाद सोर्स के बारे में लिखते हैं। सोर्स यानी इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है निरुक्ति नामक एक टीका से, जो कि आवश्यक सूत्र नामक एक ग्रंथ हुआ, जैनियों का ग्रंथ था, उसके ऊपर एक टीका लिखा गया था। और जैन की दुनिया में यानी जैन वर्ल्ड में टीका को निरुक्ति बोला जाता है। और निरुक्ति टीका किसके ऊपर लिखा गया था? आवश्यक सूत्र नामक जैन ग्रंथ पे। तो उस ग्रंथ से दरअसल हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा नासिक गुहालेख जो कि इनकी माता श्री के द्वारा किया गया था, उससे भी जानकारी प्राप्त होता है। इसके अलावा इनके सिक्के से जानकारी प्राप्त होती है
और इनके खुद 3 अभिलेख जारी किए गए थे। इन्होंने 3 अभिलेख जारी करवाए थे, उससे भी इनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 3 अभिलेख में 2 अभिलेख दरअसल कहाँ से थे, महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं, और 1 अभिलेख हमें कार्ले के चैत्य से, ठीक है, कार्ले के चैत्य से प्राप्त हुए हैं। उसके अलावा इनके बारे में बताया जाता है, ठीक है, इनके बारे में बताया जाता है कि इसी प्रशस्ति में, किस प्रशस्ति में, दरअसल निरुक्ति में ही बताया गया है कि इन्होंने 3 समुद्रों का जल पिया था, इसीलिए बोला गया है 30 समुद्र तोथ पितवाहन, ठीक है, तोय पितवाहन, यानी कि 3 समुद्रों का जल पीने वाला, ठीक है, 3 समुद्रों का जल पीने वाला। इनको उपाधि, यदि मान लो कि एग्जाम में आपसे यह नाम पूछ दे कि 30 समुद्र तोय पितवाहन नामक उपाधि किसने धारण किया था या किस शासक को बोला जाता है, तो आप ध्यान रखना गौतमी पुत्र शातकर्णी के बारे में। उसके बाद लिखिए उपाधि, दरअसल इन्होंने सिक्कों पर कई सारी उपाधियां धारण की, जिसमें मुख्य तौर पे 3 उपाधि हैं। एक उपाधि तो शातकर्णी जो कि यहीं से अडॉप्ट करता हुआ चला रहा है, यहाँ पर यह राजराज, महाराज एवं स्वामी 3 उपाधि को इन्होंने धारण किया। क्लियर है? चलिए, उसके बाद इनका पतन हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए इनके कई उत्तराधिकारी चल करके आते हैं, लेकिन आगे चल करके धीरे धीरे करते करते एक एक करके इनके साम्राज्य का, यानी कि सातवाहनों के इतिहास का अंत हो जाता है। इसके बाद इनके बेटे हैं जिनका नाम है वशिष्ठ पुल्लुमावी, और वशिष्ठ पुल्लुमावी का ही दूसरा नाम है पोलेमा सिरेपो एमोस, ठीक है, सिरेपो एमोस, इन्हीं को दूसरे नाम से भी बोला गया है, आप लिखें। उसके बाद फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, आप ये बताओ कि सिरेपोमोस और पुलोमा जो नाम है, दरअसल यह पुराणों में बताया गया है, ठीक है, पुराणों में इसके नाम की चर्चा मिलती है। इसका टाइम फ्रेम है 130 एडी से लेकर के 154 एडी तक, 130 ईस्वी से लेकर के 154 ईस्वी तक। इसके बारे में 2-3 खास बातें। पहली बात कि इसके समय में चस्टन ने भी आक्रमण किया, तो चस्टन की जीत हुई, और उसके बाद रुद्रदामन जो कि चस्टन का ही उत्तराधिकारी था, उन्होंने भी आक्रमण किया, तो वशिष्ठ पुल्लुमावी हार गए। उसके बाद लेकिन फिर भी दक्षिण में इन्होंने कुछ राज्यों को जीता था, इसीलिए इनको बोला जाता है दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर किनको? वशिष्ठ पुल्लुमावी को। और यहाँ पर क्या था? दक्षिणापथपति। देखिए टाइटल को आप जरूर याद रखना, क्योंकि टाइटल में आप थोड़ा बहुत इधर मिस करोगे तो फिर आंसर गलत हो जाएगा। उसका देखिए इनके सिक्कों पे दरअसल बताया गया है, एक चित्रांकन मिला है 2 पतवार वाला जहाज, 2 पतवार वाला जहाज, जिससे पता चलता है कि सातवाहन शासकों की नौसैनिक व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ थी। उसके बाद देखिए अमरावती स्तूप का इन्होंने संवर्धन करवाया, यानी उसकी मरम्मत वगैरह करवाई, और उस पर उन्होंने एक लेख भी जारी करवाया, जिससे इनके शासनकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए इनके बाद फिर आए एक शिव श्री सातकर्णी, जो कि 154 से 166 ईस्वी तक रहे। इन्होंने कुछ खास काम नहीं किया। उसके बाद आए हैं शिव स्कंद सातकर्णी, यह भी 166 से लेकर के 174 एडी तक रहते हैं, लेकिन कुछ खास बातें नहीं इनके बारे में, ठीक है। उसके बाद लास्ट के जो शासक आते हैं उनका नाम है यज्ञ श्री सातकर्णी। यह लास्ट के शासक नहीं है, इनके बाद भी 1-2-3 शासक आते हैं, लेकिन अंतिम महान सम्राट, या बोलो अंतिम जो ऐसा सम्राट जिसके बारे में कुछ खास बातें हो सकती है, वह कौन है? यज्ञ श्री सातकर्णी। इन्होंने 174 एडी से लेकर के 203 एडी तक लगातार शासन किया, ठीक है। यह दरअसल अंतिम महान शासक है। इसके समय में भी थोड़ा बहुत साम्राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन धीरे धीरे कर करके वो भी पतन हाथ से चलता गया। साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ हुआ था, एक बार आप देख लीजिए। मालवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात के हिस्से में, ठीक है। इसके बारे में जानकारी हमें इनके सिक्कों से प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए इनके जाने के बाद इनके 3 शासक आए, विजय, चंद्रश्री और पुलोमा, लेकिन ये लोग कुछ खास नहीं कर पाए, इसलिए इतिहास के पन्नों में इनको जगह नहीं दी गई है, ठीक है। उसके बाद देखिए इनके समय में फिर पुलोमा जब लास्ट में आए तो इनके समय में विद्रोह होना शुरू हो गया, और पूर्व में विद्रोह किया इक्ष्वाकुओं ने, और एक नए वंश की नींव रखी गई, इक्ष्वाकु वंश। उसके बाद दक्षिण में पल्लवों का उद्भव हुआ, और उसके बाद पश्चिम में आभीर वंश का उद्भव हुआ, जो कि इन्हीं के वायसराय ईश्वर दत्त के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ सातवाहन डायनेस्टी के बारे में इतना ही था दोस्तों। अब आइए हम लोग इनके बारे में बात करते हैं, इनके
इनके संस्कृति के बारे में, यानी कि इनका जो शासन व्यवस्था था, इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी, इनकी जो धार्मिक व्यवस्था थी, उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको यहीं पे रोकते हैं, आते हैं नए चैप्टर पे। अब आप हेडिंग दे दो, सातवाहन कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, सातवाहन कालीन सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था एवं उस समय भाषा एवं साहित्य का विकास, और साथ में ही हम लोग पढ़ेंगे उस समय में कला एवं स्थापत्य यानी कि आर्ट एवं आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या क्या चीज़ों को बनाया गया। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उस समय के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसके बारे में जानिए, इसका प्रकृति जो था वह पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक था। जैसे अब तक मौर्यन डायनेस्टी से चलता आ रहा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी व्यवस्था चल रही थी। सभी पूरे प्रशासनिक व्यवस्था में सम्राट सर्वे सर्वा होता था। उसके अलावा इनकी प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत थी, बिल्कुल मौर्यों की तरह। उसके अलावा इस समय दो रानी महिलाओं का जिक्र मिलता है। जैसे आप मौर्यन डायनेस्टी में किसी भी महिला का जिक्र नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर मिलता है। कौन कौन? एक का नाम है नागनिका और दूसरे का नाम है गौतम बलश्री। तो इस दौर की महिलाएं बिन्नों भी कई तरह की उपाधियां धारण की थी, जैसे देवी एवं महादेवी की उपाधि। इसके अलावा इस दौर के जो राजा थे वह राजन, स्वामी, राजराज और महाराज जैसी उपाधियों को धारण करते थे। यहाँ तक कि पहले शातकर्णी उपाधि भी धारण किया गया था। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करने के लिए इनके पास अमात्य परिषद होता था, जो कि मंत्री का कार्य करता था। उसके अलावा सैनिक व्यवस्था को यानी सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए एक हेड होता था, जिसको महासेनापति बोला जाता था। उसके अलावा गांव में जो बड़े बड़े जमींदार होते थे, उसके अलावा छोटे भी जमींदार होते थे, उनको सामंत बोला जाता था। ठीक है, तो सामंतों के माध्यम से भी ये लोग अपने प्रशासनिक व्यवस्था को चला रहे थे। उसके अलावा साम्राज्य के बारे में बात किया जाए तो साम्राज्य दरअसल कई विभागों में बटा हुआ था। उससे जो छोटा हिस्सा होता था उसको आहार बोलते थे। ठीक है, आहार, और आहार को चलाने के लिए एक निगम की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, एक निगम की व्यवस्था की गई थी। जैसे नगर का जो प्रशासनिक व्यवस्था होता था, जो सिटी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उसको डील करने के लिए यहाँ पर एक निगम सभा होता था। जैसे वहाँ पर नगर व्यवहारिक अधिकारी होते थे। कहाँ पर? मौर्यन डायनेस्टी में। लेकिन यहाँ पर कौन है? निगम सभा। यह दरअसल काम क्या करती है? नगर की प्रशासनिक व्यवस्था को संचालित करती थी। ठीक है, और भी यह जो आहार था वह कई गाँवों में बटा हुआ था। गाँव के जो हेड होते थे उनको ग्रामिक बोला जाता था। ठीक है, गांव के मुखिया को ग्रामिक, और कहीं कहीं पर उनको गृहपति भी बोला गया। ठीक है, गृहपति भी, गृहपति नहीं, गृहपति भी बोला गया है। उसके अलावा कई हिस्टोरियन मानते हैं कि सातवाहन शासकों का सामंतवाद के विकास में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसी दौर से फ्यूडलिज्म यानी फ्यूडल लॉर्ड का जो प्रभुत्व होता है वह बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो सामंतवाद की उत्पत्ति में एवं विकास में सातवाहन शासकों का भी योगदान है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखें सामाजिक व्यवस्था। सातवाहन कालीन सामाजिक व्यवस्था पूरे तरीके से वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित थी। वर्णाश्रम व्यवस्था कहने का अर्थ है उस समय जो 4 वर्ण होते थे, जो कि आप वैदिक काल से पढ़ते आ रहे हो। कौन कौन 4 वर्ण थे? पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें उनके कास्ट को उनके वर्ग को बांटा गया था, जिसमें बताया गया था कि ब्राह्मण का काम है शिक्षा एवं धर्म से रिलेटेड काम करना, क्षत्रिय का काम है साम्राज्य को बचाने के लिए लड़ाई करना, और उसके साथ साथ जो वैश्य होते थे उनका काम था पशुपालन एवं कृषि करना। ठीक है, और उसके बाद देखिए शूद्र जो थे उनका काम था ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना। ठीक है, तो ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा कौन करता था? शूद्र। तो यह चीज़ें जो चलती आ रही हमारे समाज में वह वैदिक काल यानी लेटर वैदिक फेज से जो आया वो अभी तक नहीं गया था। ठीक है, यानी समाज वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित था। लेकिन इस समय अच्छा, इसके अलावा अंतर क्या है? इस समय वर्ण संकर जातियों का बहुत उद्भव होता है। हालांकि इस समय के जो शासक थे उन्होंने हाइब्रिड जो प्रोडक्शन था यानी वर्ण संकर जातियों के उद्भव पे रोकथाम करने के लिए काफ़ी इन्होंने प्रयास भी किया था। उसके साथ साथ इस समय अंतरजातीय विवाह भी होता, हालांकि इसको रोकने के प्रयास किए गए थे, लेकिन इस समय अंतरजातीय विवाह होते थे। अब जब अंतरजातीय विवाह होगा साथियों, तो ऑब्वियस सी बात है वर्ण संकर जाति का उद्भव तो होना तय है। ठीक है, तो अंतरजातीय विवाह के माध्यम से ही वर्ण संकर जाति का उद्भव होता है। उसके अलावा देखिए एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस समय की जो समाज थी वह मातृसत्तात्मक समाज थी।
ठीक है। अभी तक जो समाज चलता रहा था वह पितृसत्तात्मक था, लेकिन सातवाहनों का जो सामाजिक दशा है वह मातृसत्तात्मक समाज है। क्लियर है। अब देखो मातृसत्तात्मक समाज है, इसीलिए हमारे पास दो महिला रानियों का भी जिक्र मिलता है। कौन कौन? नागनिका का, उसके साथ साथ गौतम बलश्री का। ठीक है। चलिए, इस समय की जो महिलाएं थी वह काफ़ी पढ़ी लिखी थी, तो वह अंधविश्वास या धर्म प्रकांड इन सारी चीज़ों में वो विश्वास नहीं करती थी, कर्मकांड वगैरह में। इसीलिए इस समय की सामाजिक दशा लगभग अच्छी थी। ठीक है। जहाँ किसी भी समाज में यदि महिलाओं की दशा अच्छी होगी तो उस समाज की ओवरऑल जो दशा होगा, सिचुएशन होगा, वो ऑब्वियस सी बात है बेहतर होगा। ठीक है। चलिए, तो यह सामाजिक दशा के बारे में इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। इसमें आप लिख सकते हो कई वर्ण संकर जातियाँ थे और कई जातियाँ जो पहले से चलती आ रही थी वह तो चल ही रही थी। ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग धार्मिक स्थिति के बारे में। धार्मिक स्थिति में क्या बातें होंगी, देखिएगा। कई ऐसे पुराण हैं जहाँ पर इनके शासकों को ब्राह्मण ठहराया गया है। ठीक है, द्विज ब्राह्मण कहा गया है। लेकिन कई ऐसे जो बौद्ध टेक्स्ट हैं वह इनको बुद्धिस्ट ठहराते हैं, कई हैं जो जैन टेक्स्ट वह इनको जैनी ठहराते हैं। तो सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। लेकिन इस समय जो धार्मिक स्थिति है वह वैदिक धर्म भी चल रहा था, क्योंकि ये लोग अश्वमेध यज्ञ करवा रहे थे और अश्वमेध यज्ञ दरअसल वैदिक धर्म का ही हिस्सा था। तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस समय वैदिक धर्म भी चल रहा था, लेकिन इसके साथ साथ इन लोगों ने स्तूप का भी निर्माण करवाया था। इससे यह भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये लोग बौद्ध धर्म के भी प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे थे। लेकिन इसलिए धार्मिक दशा जो है इस समय वह बिल्कुल पूरी तरीके से मिश्रित है, यानी सभी धर्म के लोग रह रहे हैं और सभी का प्रचार एवं प्रसार हो रहा है। लेकिन मुख्य तौर पे वैदिक धर्म का, ब्राह्मण धर्म का तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। चलिए, उसके बाद देखिए, इस समय इंद्र नामक देवता, सूर्य नामक देवता, चंद्र की पूजा करवाई जा रही थी। ठीक है, यह सभी के सभी क्या हैं? वैदिक धर्म के देवता हैं। उसके अलावा वैदिक यज्ञ करवाना इस बात का संकेत है कि इस समय वैदिक धर्म चल रहा था। उसके अलावा अन्य संत, ठीक है, धर्म के अलावा जो अन्य संत होते थे, जैसे आज के दौर में मुरारी बापू, सदगुरु, ओशो तो चले गए, आशाराम बापू, ये सारे लोग जितने भी संत आपके भारत में, इन सभी लोगों की आज भी लोग पूजा पाठ करते हैं। उसी तरीके से उस दौर में धर्म के अलावा जो संत होते थे उनकी भी पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है। उसके अलावा ये लोग बोधि वृक्ष की भी पूजा करते थे और बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, जो उनके चरण पादुका वगैरह थे, किनके? महात्मा बुद्ध के, उनकी पूजा की जाती थी। उसके अलावा बुद्ध के चरण चिन्ह, त्रिशूल, धर्मचक्र तथा बुद्ध एवं अन्य बड़े संतों से जो रिलेटेड अवशेष थे उन सभी की पूजा पाठ की जाती थी। ठीक है। अब देखिए, बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा इस समय की एक सामान्य प्रथा थी। यानी सोचो, यह जनरल कॉन्सेप्ट है कि उस समय के लोग बौद्ध धर्म के जो तीर्थ स्थल होते थे, जो उनका होली प्लेस था, वहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते थे, घूमते थे, भ्रमण करते थे। यानी सोचो कि धार्मिक रूप से यानी कितना उस समय लिबरलिज्म था, कितना टॉलरेंट माहौल था, है ना। चलो, उसके बाद देखिए, इस समय बौद्ध जो संघ थे वह 3 हिस्सों में बट गए थे। कौन कौन? पहला का नाम है भदायनीय, दूसरे का नाम है धम्मोत्तरीय और तीसरे का नाम है महासंघिक। तो जो भदायनीय है वह दरअसल नासिक के हिस्से में थे। ठीक है। उसके अलावा धम्मोत्तरीय जो है वह सोपारा के हिस्से में थे और महासंघिक कार्ले के हिस्से में यानी महाराष्ट्र के हिस्से में थे। इस तरीके से इनका बंटवारा हो गया था। ठीक है। इसके बाद इसमें और कुछ खास बात नहीं करना है। गौतमीपुत्र सातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया। गौतमीपुत्र सातकर्णी जो कि किनके बेटे हैं? गौतम बलश्री के। ठीक है। उसके अलावा वासुदेव, सूर्य, इंद्र, चंद्र की बात हो गई। ठीक है। इंद्र के साथ साथ कृष्ण, पशुपति एवं गौरी की भी पूजा होती थी। साथ में शिव की भी पूजा इस दौर में होना शुरू हो गया था। ठीक है। तो देखिए, यह तमाम सारी बातें थी धार्मिक स्थिति के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सातवाहन पीरियड, इकोनॉमी ऑफ सातवाहन। इसमें क्या करना है, देखिएगा, इस समय जो है मुख्य तौर पे एग्रीकल्चर वह 2 चीज़ों पे निर्भर है। पहला, एक तो उस समय की जो इकोनॉमी, एग्रीकल्चर नहीं, उस समय की इकोनॉमी 2 चीज़ों पे निर्भर है। पहला एग्रीकल्चर और दूसरा ट्रेड। ठीक है। ट्रेड कौन? इंटरनल ट्रेड भी और एक्सटर्नल ट्रेड भी, क्योंकि इस समय आंतरिक व्यापार भी हो रहे हैं और बाह्य व्यापार भी हो रहा है, इसलिए दोनों को ध्यान में रखना। ठीक है। तो टैक्स जो होता था, यानी कि उस समय जब एग्रीकल्चर होता था तो उस समय कृषकों से, मजदूरों से उनके उपज का 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था।
ध्यान रखिएगा 1/6 हिस्सा मौर्यन डायनेस्टी में भी शासक लोग लेते थे, लेकिन कहीं कहीं पे मेगास्थनीज बताता है अपनी किताब इंडिका में कि उस समय 1/4 टैक्स व्यवस्था थी, लेकिन वह ऑथेंटिक उतना नहीं है, क्योंकि चाणक्य खुद अपनी किताब में अर्थशास्त्र में बताते हैं कि 1/6 हिस्सा टैक्स के रूप में लिया जाता था। तो सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी चल रहा था, 1/6 हिस्सा यहाँ पर भी टैक्स लिया जाता था। उसके अलावा हमने आपको बताया था कि पोस्ट मॉडर्न फेज में 75 ट्रेड की जानकारी प्राप्त होती है, 75 व्यवसाय की जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ से? मिलिंद पन्हो से। मिलिंद पन्हो इसी समय का ग्रंथ है। हमने बताया था आपको कि मिलिंद पन्हो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह मिलिंद के प्रश्न। एक सेकेंड आप रुकिए। गला सूखने लगता है। अब हम लोग बात करते हैं मिलिंद के प्रश्न पे बात कर रहे थे, यानी मिलिंद पन्हो वह दरअसल यूनान का शासक मिनांडर और बौद्ध धर्म के आचार्य नागसेन के बीच का टॉक है, ठीक है, एक संवाद है। उसमें 75 व्यवसाय के बारे में बताया गया है। इस समय जो व्यवसाय होता था, व्यापार होता था, उनका एक संगठन होता था जिसको आप गिल्ड बोलते थे, ठीक है। गिल्ड सिस्टम दरअसल मौर्यन डायनेस्टी से ही चलता आ रहा है, लेकिन इस समय गिल्ड सिस्टम क्लाइमेक्स पे चला जाएगा और श्रेणी, दरअसल श्रेणी की एक व्यवस्था थी और उस गिल्ड को ही श्रेणी बोला जाता था। इसमें कई व्यापारी होते थे, व्यापारियों के समूह को बोलते थे और इसके हेड को बोला जाता था श्रेष्ठीन, या कहीं कहीं पे जो व्यापारियों का काफिला होता था उसके लिए सार्थवाह शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अब तीनों चीज याद रखिएगा। उसके अलावा इंटरनल एवं एक्सटर्नल ट्रेड करने के लिए इस समय में चांदी, ठीक है, चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। यानी सातवाहन शासकों ने सोने का सिक्के का प्रयोग नहीं किया है, एक बहुत बड़ा फैक्ट है, स्टार मार के लिखना। इन्होंने चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रयोग किया। कहीं कहीं पे इन्होंने सीसा, लेड के भी सिक्कों का प्रयोग किया, क्योंकि ये लोग रोम से सीसा मंगवाते थे। आगे बात करेंगे, रोम से ये लोग सीसा मंगवाते थे, रांगा मंगवाते थे, उससे ये लोग सिक्का भी बनाते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए आंतरिक एवं बाह्य व्यापार, दोनों व्यापार इस समय चल रहा था क्लाइमेक्स पे। और इस समय का एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल डॉकयार्ड था, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह, उसका नाम है भड़ौच, ठीक है। भड़ौच के बारे में लिख लीजिएगा। भड़ौच सातवाहन पीरियड का एक इंटरनेशनल डॉकयार्ड था। उसके बाद देखिए इनका व्यापार रोम के साथ था, तो रोम को दरअसल ये लोग रत्न, मलमल और विलासी प्रवृत्ति की जो वस्तुएं होती थी, भोग विलास की वस्तुएं उनको भेजा जाता था, ठीक है। तो क्या क्या निर्यात होता था, क्या क्या आयात होता था, एक बार देखिए। निर्यात में दरअसल ये लोग मलमल भेजते थे, चीनी भेजते थे, इलायची भेजते थे, लौंग भेजते थे, हीरे भेजते थे और मनके भेजते थे। यानी भारत के पास जो जो चीज़ का प्रोडक्शन होता था उन सारे चीज़ों के लोग रोम भेजते थे, और रोम के पास जो प्रोडक्शन होता था रोम से भारत आता था, ठीक है। किस रास्ते? समुद्र के रास्ते। रोम से दरअसल आता था मदिरा, वहाँ का शराब बहुत ही फेमस है वेस्टर्न का, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर का, रोम का मदिरा। उसके अलावा वहाँ से कॉपर मंगवाया जाता था, रांगा मंगवाया जाता था, ठीक है। उसके साथ साथ शीशा मंगवाया जाता था और मेडिसिन मंगवाया जाता था, ठीक है। ध्यान है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। भड़ौच के बारे में आपने लिख लिया, अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इससे ज़्यादा आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन और ध्यान रखना, इस समय 36 टाइप्स के शिल्पियों की चर्चा मिलती है, जिसमें मुख्य तौर पे नाम है कुंभकार का, लोहार का, स्वर्णकार का, धानिक। धानिक एक नया टर्म है, जो अनाज के व्यवसायी होते थे, आप लिखना। उसके साथ साथ वंशकर, ठीक है, वंशकर दरअसल एक नया शिल्पी हैं जो कि बांस का काम करते थे। उसके अलावा तिल पिशक यानी तेल पीसने वाला, तेली, ठीक है, जिसको आप तेली बोलते हो, बनिया। उसके साथ साथ चर्मकार जो चमड़े पे काम करते थे। उसके अलावा कांसाकार जो कांसे पे काम करते थे, जो सोने पे काम करते थे वो स्वर्णकार, जो लोहे पे काम करते थे वो लोहार। उसके अलावा बर्तन पे काम करने वाले, जिसको आप ठठेरा बोलते हो, उनका जिक्र मिलता है। गांधिक, जिनको गंधी भी बोला गया है, ठीक है। और गांधी दरअसल एक पंसारी जाति है जो कि गुजरात में पाई जाती है। उसके अलावा कोलिक जो कि बुनकर होते थे,
ठीक है, जो कि बुनकर होते थे उनकी भी एक प्रजाति पाई गई, यानी टोटल 36 टाइप के यहाँ पर पाया गया है, क्या शिल्पियों की चर्चा की गई है। उसके अलावा बताया गया है कि नासिक लेख से पता चलता है कि गोवर्धन में बुनकरों की एक श्रेणी के पास 2000 कहापण का शार्पण कोई कहा जाता था, जो कि तांबे के सिक्के होते थे, तो उसकी एक अक्षय निधि 1% मासिक ब्याज की दर पे जमा की गई थी। और इस समय जो प्रतिशत मासिक ब्याज होता था वो 3/4 हिस्सा होता था। ठीक है, 3/4 हिस्सा। अच्छा, जो सिक्के प्रयोग किए जाते थे उसको काशार्पण बोलते थे, ध्यान रखिएगा, एक ही नाम है काशार्पण, इसके अलावा कोई भी नाम नहीं है। चांदी एवं तांबे दोनों सिक्कों को काशार्पण ही बोला जाता था। चलिए, यहां तक क्लियर है। उसके अलावा कुछ जगह है जो कि बहुत फेमस था जहां से व्यापार होता था, जैसे आप लिख सकते हो तग्गर है, जुनार है, करहाटक है, नासिक है, बैजयंती है, धान्य कटक है और विजयपुर, ये सारे के सारे व्यापारिक नगर थे उस समय के। ठीक है, उसके अलावा इस समय के व्यापार के बारे में आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इस समय के एक शासक हुए हैं जिनके सिक्के पे 2 पतवार वाले जहाज का चर्चा है, यानी उसका चित्रांकन किया गया है, जिसके आधार पे हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि उस समय जो उनकी नौसैनिक व्यवस्था थी, यानी नौसेना के माध्यम से जो व्यापार होता था वह बहुत ही कंसोलिडेटेड था, बहुत ही स्ट्रांग था, और उनका कनेक्शन भारत के बाहर अन्य देशों के साथ भी था। यानी इस समय जो फॉरेन अफेयर्स जो था, फॉरेन के देशों के साथ इनका जो व्यापारिक संबंध था वह क्लाइमेक्स पे था। ठीक है, वह क्लाइमेक्स पे था। मुख्य तौर पे इनका व्यापार रोम के साथ होता था। क्या क्या होता था वह हमने बता दिया। उसके अलावा पेरिप्लस से पता चलता है कि सातवाहन साम्राज्य का पूर्वी और पश्चिमी जो हिस्सा है वह भी व्यापार करता था, जैसे मणि का व्यापार, मलमल का व्यापार, इन सारे व्यापार करता था। कहाँ भेजता था? पश्चिमी देश, जिसको आज आप वेस्टर्न वर्ल्ड कहते हो। ठीक है, वेस्टर्न फिलॉसफी आप पढ़ते होंगे। तो चलिए, ये सारी बातें थी इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ सातवाहन डायनेस्टी के बारे में। यदि आप इतना क्लियर कर लेते हो साथियों, तो एक भी सवाल निश्चित तौर पे आपसे नहीं छूटेगा। बस ईमानदारी के साथ आप हमारे साथ मेहनत करना। आप नेट दो, सेट दो, सीटेट दो, यूपीएससी दो, बीपीएससी दो, किसी भी एग्जामिनेशन को दो, या फिर आप यूट्यूब पे जाओ, किसी भी वीडियोज को, किसी भी टीचर का वीडियो को आप निकालिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब मैं तैयारी करता था तो हमें भी कोई डिटेल में इतना से नहीं पढ़ाता था, कोई भी वीडियोज यूट्यूब पे नहीं उपलब्ध थे। और जो सवाल जब मैं एग्जाम देने के लिए जाता था नेट का, तो लगभग 3 से 4 बार मैंने एग्जाम दिया और 4 का 4 बार मैं रिजेक्ट हुआ, एक बार भी मैं पास नहीं हो पाया। जाकर 5वीं बार में हमारा जेआरएफ हुआ। तो अब सोचो कि उस उतने समय से जब पढ़ रहे थे तो यूट्यूब पे वीडियोज को खंगालते थे, तो सारे के सारे टीचर ऊपरी तौर, मतलब सतही तौर पे बात करते थे। जैसे आप, उन्होंने आया शासक के बारे में बता दिया, नाम बता दिया, बस उनके बारे में थोड़ा सा काम, इतने डिटेल से कोई भी एनालिसिस नहीं करता था। लेकिन जब एग्जाम में जाते थे तो सवाल बहुत एनालिटिकल तौर पे पूछता था। इसलिए उसी समय हमने टारगेट किया था कि जब कभी किसी को पढ़ाऊंगा तो पूरे डिटेल में पढ़ाऊंगा, ताकि आपके साथ धोखा नहीं करूंगा, जो भी पढ़ाऊंगा वह बेस्ट होगा। और आप ध्यान से देखिएगा, मैं ऐसा अपने दावा नहीं कर रहा हूं। आप यूट्यूब पे जाकर वीडियोज को देखिए, उसके बाद आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद आप आकर के खुद बताइएगा कि क्या वाकई में चीज़ें आपको सही मिल रही है या नहीं। चलिए, फिर अब हम लोग बात करते हैं भाषा एवं साहित्य के बारे में। लैंग्वेज एवं लिटरेचर, लिखिए, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन द पीरियड ऑफ सातवाहन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसमें देखना है भाषा एवं साहित्य में, इस समय भाषा जब बस बोल रहे हैं साथियों, तो देखिए कॉमन सेंस लगाइए। जब ये लोग वैदिक धर्म का और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वैदिक धर्म के जो टेक्स्ट हैं उसको संस्कृत में लिखा गया है, और बौद्ध धर्म के हैं उसको पाली एवं प्राकृत में लिखा गया है। यानी इस समय भाषा एवं साहित्य का यदि विकास की बात की जाए तो या तो संस्कृत होगा या फिर पाली एवं प्राकृत होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन लोगों ने दोनों धर्मों का विकास किया, इसलिए दोनों भाषाओं का भी विकास होगा। ठीक है, कॉमन सेंस है। आप ऐसे ही अपना कॉन्सेप्ट बनाओ। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। ठीक है, ऐसे बोर्ड पे मैं फैक्ट लिख करके दे दूं, आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। कॉन्सेप्ट दिमाग में बनाइए, और एक चीज से दूसरा चीज कैसे निकालते हैं, वह दरअसल वह प्रक्रिया को आप सीख गए, उसको बोलते हैं इंट्यूशन। तो आप इतिहास को जितना पढ़ोगे, समझोगे, इतिहास के साथ जीना सीखो, इतिहास को खेलो उसके साथ। जैसे आप क्रिकेट खेलते हो ना, उसी तरीके से इतिहास के साथ खेलिए, मजा लेकर के पढ़िए उसको इंटरेस्टिंग वे में, तब सारी चीजें आपको याद होगी, नहीं तो बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा साथियों। ठीक है, तो चलो, कैसे हो गया?
यहाँ से संस्कृत भाषा और यहाँ से प्राकृत एवं पाली भाषा। अब देखिए गुणाढ़ नामक जो विद्वान है उन्होंने एक किताब लिखा इस समय बृहत कथा। और गुणाढ़ कौन है? गुणाढ़ दरअसल हाल नामक एक 17वां सातवाहन शासक था, उसके दरबार में रहने वाला एक विद्वान था। ठीक है, इन्होंने बृहत कथा नामक एक ग्रंथ लिखा। उसके अलावा उसी के दरबार में दूसरा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था शर्ववर्मन। ठीक है, देखिएगा सातवाहन शासक जो है हाल, उसके समय में भाषा एवं साहित्य का सबसे ज्यादा विकास होता है और यूं कहें कि एकमात्र वही शासक है जिसके दौर में इन सारी चीजों का डेवलपमेंट हो रहा है। तो देखिए शर्ववर्मन के समय में संस्कृत भाषा में एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम है कातंत्र। ठीक है, क्या नाम है? कातंत्र। कातंत्र आपने लिख लिया। चलो फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। अच्छा, कातंत्र के बारे में क्या कुछ और जानना है तो आप लिख सकते हैं। शर्ववर्मन ने कातंत्र तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, बृहत कथा के अनुसार यह बातें कही गई है। इसमें दरअसल बताया गया है कि संस्कृत को आप कैसे पढ़ सकते हैं, एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज में, कैसे आसान भाषा में, कैसे सुगम तरीके से आप संस्कृत को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसके साथ जी सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा किया गया। कहाँ पे? कातंत्र नामक संस्कृत काव्य में। उसके बाद देखिए हाल जो सातवाहन वंश का शासक है वह खुद एक विद्वान था, तो उन्होंने भी एक किताब लिखा और उस किताब का नाम है गाथा सप्तशती। इससे सवाल कई बार पूछा गया, इसलिए आप स्टार मार करके इसको जैसे भी हो दोस्तों आप याद करना। ठीक है, उसके बाद देखो गाथा सप्तशती जो है यह दरअसल प्राकृत भाषा में था। ठीक है, और इसमें 700 आर्य छंद को शामिल किया गया है। उसके बाद देखिए कला एवं स्थापत्य लिखिए, अगला टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन सातवाहन पीरियड। इसमें लिखना है आपको मुख्य तौर पे इन्होंने स्तूप एवं चैत्य एवं विहार का निर्माण करवाया था। ठीक है, 3 चीजों का निर्माण करवाया। मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है साथियों। मंदिर निर्माण की कला भारतीय उपमहाद्वीप में यानी भारतीय इतिहास में बात की जाए तो सबसे पहली बार गुप्त काल में मंदिर का निर्माण होता है। उससे पहले भारत में किसी भी तरीके का कोई भी मंदिर नहीं था, क्योंकि मंदिर बनने की शुरुआत दरअसल गुप्त काल में ही होती है। यानी कि सातवाहन शासक कला एवं स्थापत्य का विकास करेंगे या फिर गुप्तों से पहले जितने भी डायनेस्टी आएंगे वह आर्ट एवं आर्किटेक्चर के फील्ड में डेवलपमेंट करेंगे तो कुछ भी करेंगे लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे, क्योंकि मंदिर का निर्माण पहली बार गुप्त काल में हो रहा है। तो इसको आप कॉन्सेप्ट के तौर पर दिमाग में बनाइए। जैसे कोई सवाल आपसे पूछ दे या फिर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाए कि मंदिर निर्माण कला गुप्त काल से पहले का पीरियड दे दिया और बोल दिया इस समय यह मंदिर बनाया गया, तो निश्चित तौर पर वह गलत है, क्योंकि उस समय मंदिर हो ही नहीं सकता है। क्लियर है? चलो, तो इसीलिए सातवाहन भी जब कला एवं स्थापत्य का विकास करेंगे तो ये लोग मंदिर का निर्माण नहीं करेंगे साथियों। ठीक है, मंदिर का निर्माण 250 BC जब गुप्त काल आएगा वहां पर होगा। और हम लोग जब गुप्त काल को पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसी तरीके से, इतना ही मजेदार तरीके से उसको भी पढ़ेंगे। उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन ही मत लो, बस मैं स्वस्थ रहूं तो मैं पढ़ाऊंगा। आगे बात करते हैं। स्तूप में दरअसल इन लोगों ने पहला स्तूप का निर्माण करवाया, अमरावती स्तूप। ठीक है, अमरावती स्तूप और अमरावती स्कूल ऑफ पेंटिंग इसी समय आएगा, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। अमरावती, गांधार एवं मथुरा। ठीक है, तो अमरावती दरअसल स्तूप का निर्माण करवाया गया और इसके बारे में खुदाई किया गया। पहली बार एक हॉल्ट मैकेंजी नामक विद्वान हुए और स्कॉलर हुए, उन्होंने अमरावती स्तूप को खोज निकाला। कहां से? महाराष्ट्र से। ठीक है, कब खोज निकाला? 1797 ईस्वी में। 1797 ईस्वी कौन सा फेज है दोस्तों? मॉडर्न इंडिया का फेज है। और उससे ठीक 40 साल पहले 1757 में पलासी का लड़ाई हुआ था। उसके बाद बक्सर की लड़ाई हुई 64 में। उसके बाद भारत पे पूर्ण तरीके से ब्रिटिश नियंत्रण इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश पीरियड में इसको खोजा गया था। देखिए आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आप एक ही साथ कॉन्टेम्प्ररी सारे चीज़ों को जोड़ करके पढ़िए, माइंड को थोड़ा धीरे धीरे कर करके स्ट्रांग बनाइए। ठीक है, जैसे आप उत्तर भारत का पढ़ रहे हो तो उसी समय आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि इस समय दक्षिण भारत में क्या चल रहा है, रूस में क्या चल रहा था, अमेरिका में क्या चल रहा था। आप धीरे धीरे कर करके होगा, अचानक से नहीं होगा, अचानक से करना भी नहीं, दिमाग विस्फोट हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे कर करके आप पढ़ोगे और इतिहास को ऐसे ही पढ़ोगे तब मजा आएगा। ठीक है, आपके दिमाग में ऐसे ही चलनी चाहिए कि 1940 चल रहा है तो 1940 में भारत में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, रसिया में क्या हो रहा है, पूरे दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक है, पहले भारत में, उसके बाद दुनिया में। क्लियर है? तो देखिए अमरावती स्तूप के बारे में बताया जाता है कि 26 फुट चौड़ा तोरण द्वार का निर्माण करवाया गया था।
उसके अलावा इसके बाद 1797 के बाद 1840 ईस्वी में इलियट महोदय ने, ठीक है, इलियट नामक स्कॉलर ने इसका उत्खनन करवाया। इसके बारे में बताया जाता है कि अमरावती स्तूप दरअसल 200 एडी के आसपास का है, ठीक है, कब का है, 200 एडी के आसपास का। अच्छा, यह महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है साथियों, यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का हिस्सा है, ठीक है, आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का हिस्सा है। और इसका अवशेष आगे चल करके कलकत्ता, मद्रास एवं लंदन के म्यूजियम में इसके अवशेष को रखा गया। आप अभी भी यदि आप रिसर्च करोगे टेम्पल आर्किटेक्ट पे, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बारे में और कुछ खास बात नहीं है, इसके बारे में और एक दो बात हैं जो भी लिख सकते हैं। अमरावती स्तूप की न केवल वेदिका संगमरमर की, वेदिका क्या होता था दोस्तों, किसी भी स्तूप के चारों तरफ जो रेलिंग होता था, रेलिंग को ही हिंदी में वेदिका बोलते हैं। तो रेलिंग तो आप समझते ही होंगे, डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे, जैसे छत पे चढ़ने के लिए जो पकड़ के चढ़ते हैं उसको आप रेलिंग बोलते हो, उसी तरीके से रेलिंग दीवार होता था स्तूप के चारों तरफ, ठीक है, रेलिंग होता था। और रेलिंग और स्तूप के बीच का जो डिस्टेंस होता था उसको प्रदक्षिणा पथ बोलते थे, जिसमें लोग घूम घूम करके अपना जो भी होता था मौन होकर के घूम घूम करके लोग करते थे। आप भी कभी जाओगे स्तूप या चैत्य में तो लोग घूम घूम करके अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करते हैं, मन ही मन उनके बुद्ध को या जिनका भी आप घूम रहे हो मंदिर में उनको वह याद करते हैं, ठीक है। तो वह संगमरमर का बना हुआ था। उसके साथ साथ अमरावती स्तूप का जो गुंबद था उसको भी इन लोगों ने संगमरमर से बनाया था। तो आप सोचो कि कोई एक शासक यदि किसी स्तूप के रेलिंग को, उसके गुंबद को, ठीक है, उसके गुंबद को यदि वह संगमरमर से बना रहा है, इतना पैसे खर्च कर रहा है, इसका अर्थ वह धार्मिक रूप से कितना सहिष्णु रहा होगा या फिर वह उसी धर्म का मानने वाला रहा होगा। दो ही बात हो सकता है। इसीलिए इस समय बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म का विकास सबसे ज्यादा होता है। इसके बारे में और कुछ बात नहीं। गुंबद के शीर्ष पर एक मंजूषा थी जिसके ऊपर लोहे का एक छत लगा हुआ था, ठीक है, लोहे का एक छत लगा हुआ था। अनुमान किया जाता है कि स्तूप का आधार काफी बड़े आकार का रहा होगा, यानी स्तूप बनने के नीचे एक बेस तैयार किया जाता है चबूतरा, वह बहुत ही बड़ा रहा होगा, तभी तो बड़ा सा स्तूप का निर्माण हुआ। वेदिका स्तंभों को ईंट की चौकियों पर, यानी ईंट का वो जो चौकी होता है चबूतरा जिसके ऊपर स्तूप बनता है, उसको ईंट से बनाया गया था, ब्रिक, अंग्रेजी में ब्रिक जिसको बोलते है ना। चलो, इसके बारे में और कुछ खास बात नहीं है। इसके ऊपर काफी नक्काशी किया गया था और कुछ इसमें जानना नहीं है। आपको इतना जान जाते हो यार तो आप टॉप कर जाओगे एग्जाम में, इससे ज्यादा आप कुछ को पढ़ना नहीं है। उसके बाद देखो दूसरे नंबर पे आ जाओ। दूसरा नंबर है नागार्जुन पहाड़ी। यहां पर भी स्तूप का निर्माण करवाया गया और यहां पर जिस स्तूप का निर्माण करवाया गया था उसे बोला जाता है नागार्जुन कोंड स्तूप, नागार्जुन कोंड स्तूप। और यह स्तूप दरअसल अमरावती से 95 किलोमीटर, 95 किलोमीटर कहाँ, उत्तर में स्थित था, ठीक है, 95 किलोमीटर की दूरी पे उत्तरी हिस्से में, उत्तरी भारत में लोकेटेड था, ठीक है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, नागार्जुन पहाड़ी जो है कृष्णा नदी के तट पे लोकेटेड था, ठीक है। और इसके बारे में बताया जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इस स्तूप का निर्माण करवाया गया था। सबसे पहली बार इसके बारे में 1926 ईस्वी में लागहर्स्ट महोदय को पता चला और उन्होंने उत्खनन करवाया, ठीक है। उसके बाद 1927 से लेकर के 1959 के बीच में यहाँ पर बहुत सारा उत्खनन का काम हुआ और बहुत तरह के स्तूप, चैत्य एवं विहार के प्रमाण वहां से हमारे पास निकल करके सामने आए हैं। इसके बारे में ध्यान रखिए, यहाँ पर जो स्तूप बनाया गया था वह गोलाकार था, ठीक है। उसके अलावा इसका व्यास 106 फुट था, चौड़ाई इसका 136, ठीक है, 136 फुट था। चौड़ाई किसका, प्रदक्षिणा पथ का। प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, रेलिंग और स्तूप के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी ऊंचाई 80 फुट बताई गई है। देखिए इतना डिटेल में आपसे सवाल नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपके पास जानकारी रहेगा और मान लो कि पूछ ही दिया जाए, क्योंकि यूजीसी नेट का भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मैं उसको बोलता हूं अनप्रेडिक्टेबल ग्रांट कमीशन, जहां पे आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो, सवाल वो लोग कहां से पूछेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके अलावा भट्टी प्रोलू एक जगह है, भट्टी प्रोलू, पेऊगंज, उसके अलावा गोली एवं जागपेट से हमें कई स्तूप के निर्माण के बारे में चर्चा प्राप्त होता है, जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। उसके बाद आगे लिखिए, आगे बात करते हैं चैत्य एवं विहार के बारे में। यह स्तूप के बारे में बातें थी, अब चैत्य एवं विहार के बारे में थोड़ी बातें हो जाए। चैत्य एवं विहार के बारे में क्या बातें होंगी। पहली बात, चैत्य दरअसल चीता संबंधी, चैत्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है चीता से संबंधित
यानी चीता क्या, क्रिमेशन, जो कि आप मरने के बाद जो बॉडी होता है उसको चीता बोलते हैं, तो चीता संबंधी, ठीक है। और चैत्य होता था प्रार्थना भवन, जहां पे लोग बैठ करके प्रार्थना करते थे, प्रे करते थे, ठीक है, उसी को चैत्य बोला जाता था। यह मैंने आपको बताया था जैनिज्म एवं बुद्धिज्म वाले लेक्चर में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो चैत्य एवं विहार का निर्माण करवाया जा रहा है वह पहाड़ों को काट कर करवाया जा रहा है, ठीक है। बड़े बड़े जो पहाड़ होते थे उनको काट काट करके करवाया जाता था। तो इससे आप दिमाग लगाओ कि उस समय टेक्निकली हम लोग कितने डेवलप्ड थे कि बड़े बड़े पहाड़ को काटकर हम लोग चैत्य एवं विहार का निर्माण करवा रहे थे। तो साइंटिफिक डेवलपमेंट भी उस समय काफी हो चुका था। उसके अलावा इस समय 100 गुफा विहार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, यानी इस समय लगभग 100 के आसपास केव विहार, ठीक है, केव विहार, बिहार को बिहारी बोलते हैं अंग्रेजी में भी, तो केव विहार की जानकारी प्राप्त होती है। और यदि चैत्य के बारे में बात किया जाए तो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जा सका है, ठीक है। इसके बारे में और ध्यान रखना। इन सभी के अलावा चैत्य की जानकारी हमें भांजा से, कोंडाने से, प्लेस का नाम है, कोंडाने से, पीतलखोरा से, अजंता से, बेडसा से, नासिक से, कार्ले से और कन्हेरी से, यह तमाम प्लेसेस हैं जहां से हमें चैत्य निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और अजंता की जो कई सारी गुफाएं हैं, लेकिन उनका जो 9वीं गुफा और 10वीं गुफा है, गुफा नंबर 9 और गुफा नंबर 10, यह सातवाहन शासकों के समय में बनाया गया था, ठीक है, क्लियर है। चलो उसके बाद लिखो गुफा विहार जो इस समय बनाया गया था वह दरअसल सामान्य तौर पे एक मंजिला होता था, ठीक है। जनरल पर्सपेक्टिव में बात किया जाए तो वह एक मंजिला, 1 स्टोरी होता था। स्टोरी का मतलब मंजिला होता है, STORE बाई, ठीक है। उसके बाद देखिए इस समय चौकोर मंडप का निर्माण करवाया जाता था और उन बिहार में, ठीक है, किसमें, उन गुफा बिहार में एक ही दरवाजा होता था, एक ही एंट्रेंस गेट होता था और 3 जो होते थे वह बड़े बड़े कमरे होते थे, गुफा का कमरा, ठीक है, कमरा जहां पे वो लोग रहते थे। उसके अलावा देखिए गौतमी पुत्र शातकर्णी ने एक विहार का निर्माण करवाया था जिसके बारे में बताया जाता है कि वह एकमात्र ऐसा विहार है, ठीक है, जिसमें 18 कमरे थे और इसके बरामदे में 6 स्तंभ थे, ठीक है। और स्तंभों के शीर्ष पे, उसके हेड पे, ठीक है, उसके शीर्ष पे वृषभ, बैल, ऑक्स, उसके साथ साथ घोड़ा, हॉर्स, हाथी, एलिफेंट आदि पशुओं की आकृतियां उत्कीर्ण की गई है, उसको उस पे बनाया गया है। तो अब नोट्स जब बनाना साथियों तो मैं जो कुछ भी बोलता हूं उसको आप सब्जेक्टिव फॉर्मेट में जरूर लिखना, नहीं तो आप सोचोगे कि सिर्फ वीडियो देख करके आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में कर लोगे काम, तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। आप नोट्स जब तक लिख करके पढ़ाई नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पे कोई भी दुनिया की कोई दूसरी ताकत नहीं जो आपको एग्जाम क्रैक करवा दे, क्योंकि यह इतिहास है, आपके साथ मजाक कर देगा इतिहास, ठीक है। आप इतिहास के साथ मजाक करेंगे तो इतिहास तो सबके साथ मजाक किया है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके अलावा और कुछ खास बातें नहीं है। इनके जो भीतरी दीवारें थी, यानी जो चैत्य के विहार के अंदर की जो भीतर की, जैसे यह गेट है, हमारा रूम है, तो इस रूम के भीतर की जो दीवार है, यानी इस गुफा विहार के भीतर की जो दीवार है उसके ऊपर चमकीली पॉलिश का जिक्र मिलता है, ठीक है, यानी उसको बहुत ही चमकीले तरीके से पॉलिश किया गया था। तो चलिए साथियों, सातवाहन वंश के बारे में बस इतना ही। यदि आप इतना क्लियर करते हो, इसमें थोड़ा सा एक बात और करना है, वह शक और सातवाहन के बीच में लड़ाई होता है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ कलिंग एवं चेदी राजवंश पढ़ेंगे, यानी वह 2 टॉपिक एक साथ करेंगे। यहाँ तक रहने दीजिए इसको, लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है। फिर मिलेंगे हम लोग एक नए लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और अपने लोगों से प्यार करते रहिए और ध्यान रखिए, आप मेहनत करके पढ़िए। और आपसे मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, आप जिस तरीके से हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हो, आप अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के साथ जोड़िए और उनके साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लोगों से सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए ताकि उनको भी हमारी मदद मिल सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।